नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। उत्तर प्रदेश में इस साल चुनावी साल है। घोषणाओं, शिलान्यासों और उद्घाटनों का दौर शुरू हो चुका है और इन घोषणाओं की सबसे ज़्यादा सौगात अभी तो फिलहाल वेस्ट यूपी को मिल रही है। पीएम मोदी ने आज जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैंने तो सिर्फ पर्दा हटाकर आधा काम किया है। बाकी उन्होंने वहाँ पर मौजूद जनसभा में लोगों से अपील की कि आप अपनी मोबाइल लाइट का फ्लैश ऑन कीजिए और इसका उद्घाटन कीजिए। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश को इस बात से कैसे फ़ायदा मिलेगा और जेवर के आसपास के इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उन्होंने इटावा तक जिक्र किया कि इसका फ़ायदा देश को और दुनिया को तो मिलेगा ही, लेकिन उत्तर प्रदेश को इससे का बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उत्तर प्रदेश ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, अपना सांसद बनाया और ये सौभाग्य की बात है कि इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का भी मौका मुझे मिला था और उद्घाटन करने का भी मौका आप मुझे दे रहे हैं और इस सौभाग्य को मैं आपके साथ बांटता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी अभी अगर जिक्र किया जाए तो पिछले महीने ही उन्होंने देश की पहली रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया था, जो कि मेरठ से दिल्ली के बीच चलने वाली थी। उस वक्त भी उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार क्या कर रही है ये गिनाया था। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी से पहले सीएम योगी भी बोले। उन्होंने इस एयरपोर्ट और देश के विकास का खाका खींचने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। आपके मार्गदर्शन में नया भारत का यह नया उत्तर प्रदेश आज अपनी पहचान में एक नई उद्घोष कर रहा है और वह उद्घोष है जेवर का यह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी संकल्प को सिद्धि में बदलने की परिणति का एक परिणाम है। यह न केवल इसका रनवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा। इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के साथ ही यहां पर निवेश के लिए एक सकारात्मक वातावरण का सृजन भी हो रहा है। और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी जिक्र किया कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग के कारण पूरी दुनिया के देश हलकान हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोस तक में ऐसी स्थिति आ गई है कि स्कूल कॉलेज बंद रखने पड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण भारत में ये स्थिति कम है। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पर घटाई गई थी, इसके लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है। और अपने भाषण में उन्होंने भी जिक्र किया कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का लाभ मिलेगा। तो यानी कि जो डबल इंजन की सरकार है वो अपनी विकास योजनाएं, शिलान्यास और उद्घाटन के जरिए पश्चिमी यूपी में सियासत की पेशबंदी कर रही है। और इसी बीच इस बात का भी जिक्र कर देते हैं कि कल 29 है और 29 मार्च को दादरी में, आज प्रधानमंत्री ने जेवर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, दादरी में अखिलेश यादव भी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उसे भी उनके चुनावी अभियान का आगाज भी माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी अंबेडकर जयंती के आसपास 14 अप्रैल को या उससे पहले या उसके थोड़े बाद एक रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर सकती है। तो विकास, शिलान्यास, उद्घाटन और सियासत, इसका मिक्सचर आपको देखने को कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस हिस्से में मिलेगा। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत भी इन विकास के जो उद्घाटन हुए हैं और रैलियां और जो तमाम तरह की पेशबंदियां हो रही हैं उसका गवाह रहेगा।
जेर एयरपोर्ट का उद्घाटन ज़रूर हो रहा है और कुछ एक दिनों में कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्गो और जो यात्री विमान हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा-सा वक़्त है। बहुत आधुनिक शैली में बनाया गया ये एयरपोर्ट है और इससे माना जा रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर भी बोझ कम होगा और इससे काफ़ी राहत दिल्ली की भी जनता को मिलेगी। काफ़ी दबाव था दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगली खबर पर आते हैं। सीएम योगी ने जेर एयरपोर्ट के उद्घाटन के मौके पर इस बात का जिक्र किया कि पेट्रोलियम पदार्थों की जो किल्लत पूरी दुनिया में ईरान अमेरिका युद्ध के कारण हो रही है उससे प्रधान मोदी कैसे निपट रहे हैं और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद जताया। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से पेट्रोल को लेकर पैनिक बाइंग जारी है। अभी आप अगर सिर्फ लखनऊ का उदाहरण ले लें तो लखनऊ में आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल की मांग दोगुनी हो गई है। यानी कि औसत जितना भराया जाते करते थे लोग पेट्रोल और डीजल अपने वाहनों में और अन्य ज़रूरतों के लिए, उसको लेकर दूना हो गया है, ऐसा पेट्रोल पंप के मैनेजरों का और उसके संचालकों का कहना है। बोले भारत ने इसको लेकर पड़ताल भी की ज़मीन पर उतरकर, जिसमें से तमाम लोग ये कहते रहे उनके पास कोई ऐसी पेट्रोल की तत्काल समस्या नहीं थी, लेकिन उनको ये डर है कि कहीं पेट्रोल भी खत्म ना हो जाए। हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल उपलब्ध है, इसीलिए में कल से भीड़ लगी है। लेकिन अब ये है कि अगर वहाँ से नहीं आएगा तो दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि गैस किल्लत या गैस की समस्या से लोग अभी थोड़ा सा इस बात से डरे हुए हैं। लखनऊ की बात ये थी। बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में जाएंगे और ग्रामीण इलाकों में तो ये स्थिति है कि लोग पानी की बड़ी बड़ी टंकियां लेकर डीजल भराने पहुंच रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर मारपीट हो रही है। पेट्रोल को लेकर पैनिक इस कदर है कि कानपुर और कौशाम्बी के पास में तो लोग सड़कों पर पेट्रोल लूटने के लिए निकल गए, क्योंकि वहाँ टैंकर टकरा गए थे और वहाँ पेट्रोल कुछ ऐसा था कि वो पड़े हुए थे और वहाँ पर भी चले गए थे। ट्रैक्टरों में ड्रम लाद के लोग ले जा रहे हैं, जबकि प्रशासन और सरकार की तरफ से लगातार ये आश्वस्त किया जा रहा है कि पैनिक मत होइए, पेट्रोल और डीजल है और सबको ज़रूरत के मुताबिक मिलेगा। लेकिन ये आश्वस्ति बहुत सड़कों पर नहीं दिख रही है और पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ चुकी है। लखनऊ में भी, जो लखनऊ तो बड़ा शहर है, यहाँ स्टॉक ज़्यादा होता है, पेट्रोल पंपों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है। कई जिलों में तो जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को भी भीड़ और आश्वस्ति के लिए मौके पर उतरना पड़ा है। तो अभी ये पैनिक बाइंग जारी है, जबकि सरकार का कहना है कि ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। जनता के बीच में ये भी अफवाह जैसा फैल रहा है कि हो सकता है कि पेट्रोल और गैस की ऐसी किल्लत हो कि कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाए। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी ये साफ कर चुके हैं और किरण रिजिजू जी ने भी ये कहा था कि ऐसी कोई सरकार की ना तो योजना है ना तो ऐसी स्थिति है, और उन्होंने आश्वस्त किया था कि लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अभी गैस और पेट्रोल को लेकर पैनिक है जनता में। अगली खबर पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये चुनावी साल है, तमाम सारी सियासत चल रही है, रैलियां, उद्घाटन, ये सब चल ही रहा है और एसआईआर को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। चुनाव आयोग तक निशाने पर था विपक्ष के कि एसआईआर के जरिए उनके समर्थक लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। बहुत सारी आपत्तियां और दावे ये थी। 10 अप्रैल को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन करना है चुनाव आयोग को। इसी बीच ये पता चला है कि सारे निस्तारण बीएलओ के घर घर जाने के बाद, आपत्तियां सुनने के बाद, करीब उत्तर प्रदेश में 2.18 करोड़ यानी 2 करोड़ 18 लाख लोगों के नाम कट सकते हैं और मतदाताओं की संख्या जो फाइनल लिस्ट आएगी वो करीब 13 करोड़ 25 लाख के आसपास होगी। जबकि इससे पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे। तो 2 करोड़ 18 लाख मतदाताओं के कटने का मतलब है, अगर हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम, हालांकि ये कोई एक सीधा सीधा गणित है, एक औसत का गणित है, लेकिन अगर ये कहें कि हो सकता है कि हर विधानसभा में 15 से 20 हज़ार लोगों के नाम, कुछ विधानसभाओं में इससे ज़्यादा कम कटे हों, तो निश्चित तौर पर कहीं कहीं पर तो ये चुनाव के समीकरणों को भी प्रभावित करने वाला है। फाइनल लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ये साफ होगा। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता रहा है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाता रहा है। फाइनल लिस्ट आने के बाद या इसी क्रम में अब ये सूचना जो आई है, हो सकता है इसको लेकर थोड़ी राजनीति भी बढ़े। एक खबर अपराध की चर्चा कर लेते हैं। आगरा में पुलिस ने एक छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची के हत्यारोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस सुनील नाम के इस आरोपी ने बच्ची का गला सिर्फ इसलिए काट दिया था क्योंकि उसके पिता से उसका झगड़ा हो गया था और उसने बदला लेने के लिए उसका गला काटा और उसे
कनस्तर में भर दिया और उसके बाद परिजनों के साथ साथ उसे ढूंढने का नाटक भी करता रहा। पुलिस उसे पिछले 2 दिन से तलाश रही थी। आज पुलिस के मुताबिक उसको पकड़ने के लिए जब दबिश दी गई सही सूचना पर, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब गोलियां चलाईं तो उसे गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया उसे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो ये भी है, अपराध की ये घटना थी, इसमें अब सफलता मिली है। 9 साल की बच्ची की लाश मिली थी एक कनस्तर, जो आटे के कनस्तर होते हैं उसमें दबी हुई। और एनकाउंटर की भी बात कर लें तो अगर पिछले 6 महीने में उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर बहुत चर्चा में रहता है, पुलिस ने 24 एनकाउंटर किए हैं। मौसम का मिजाज अभी भी प्रदेश में बिगड़ा हुआ है। हालांकि आज मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में थोड़ी धूप खिली और गर्मी जैसा एहसास हुआ है, लेकिन कई जिलों में तेज हवाएं चली और कहीं कहीं पर तो उन्होंने अंधड़ का ही रूप ले लिया। प्रतापगढ़ में होर्डिंग गिर गई एक तेज आंधी चलने से, जिसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं। 2-3 जिलों में ओले भी गिरे हैं। तो धूप और छांव का खेल जारी है। मौसम विभाग का ये कहना है कि 3-4 रोज ऐसा हो सकता है। पूरब के जिलों में भी तेज गर्जना के साथ बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसका सिलसिला बना हुआ है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब बारिश हुई थी, तेज हवाएं भी उस वक्त चली थी, तो गेहूं की फसल और सरसों की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो यूपी की सुर्खियां आज यहीं तक। कल फिर नई सुर्खियों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।